लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आपको अब अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऐसी चुनौतियों के चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता गया। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति की समस्या के समाधान को उपाय मानते थे। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा, वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती है। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की दो सबसे ज्यादा जाहिर चीजें हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। पिछले साल आपने पढ़ा है कि हमारा संविधान कैसे बना। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुए। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तगाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे और अब इन्हें नियमों पर अमल करने की जरूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग गठन 1950 के जनवरी में सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। कि बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं ने दर्ज होने से रह गए हैं। इन महिलाओं को आलाम की बेटी, फलान की बेटी, इन बीबी के रूप में दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनर्वलोकन किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियां को हटाया जाए।
यह अपने आप में हम लोग की चढ़ाई जैसा दुष्कर्म काम था। इतने बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। 1950 ईस्वी में उसमें देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। देश के विशाल आकार और मतदाता की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी। इस वक्त लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मत अधिकार पर अमल हुआ और यह अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते हैं यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकर दौड़ पड़े